अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेजबान बिलाल खान। इस दिन का आगाज करते हैं बड़े खुशगवार मूड के अंदर और बातों के साथ, क्योंकि सेहत हो गई, लाइफस्टाइल हो गई, इन तमाम चीज़ों की टिप्स आपको हम यहाँ पर दे रहे होते हैं। और थोड़ी थोड़ी अब मौसीकी को भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि उसके जायके के साथ जो एक तड़का लगता है ना मॉर्निंग शो का, तो वो बड़ा ज़रूरी है। वही अच्छा है कि जिसका आगाज, जिस चीज़ का आगाज, जिस भी दिन का आगाज मुस्कुराहट से होना, तो मुस्कुराहटें और जो इस वक्त आपके चेहरे के ऊपर एक मुसरत होती है ना, अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपके चेहरे पर भी अगले 2 घंटे तक के लिए मुस्कुराहट रहेगी। लेकिन मुस्कुराहट के साथ साथ मुझे मेरी को-होस्ट परेशान नजर आ रही है। मंडे का दिन है, एनर्जेटिक दिन होता है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, क्यों परेशान है? देखो बिलाल, बात ये है कि मैं इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ कि एक बात मैं बहुत फील कर रही हूँ, और वो ये है कि हम ना शिकायत बहुत करते हैं, हम लोग ना क्रिटिसाइज करते हैं। कभी हमें शिकायत होती है सिस्टम से, जैसे होता है ना एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, हमें शुक्रगुजारी कम है, और ना हम ये छोटी छोटी चीजों को ना पकड़ के शिकायतें बहुत करते हैं कि कभी हमें कंप्लेनिंग नेचर हमारा बिल्कुल, कभी माशरती मसाइल को लेके, कभी लोगों से, कभी अपने आप से। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हम खुद को भी बदलने की कोशिश करें? ये तो हम सोचते ही नहीं है, इतना तो दिमाग नहीं हमारे पास। बिल्कुल सच कहा आपने। लगता है शिकायत करना हमारी आदत बन चुकी है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। हम सिस्टम को बुरा तो कहते हैं, लेकिन खुद ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं। बिल्कुल, कभी किसी ट्रैफिक पे आप फंसे हुए हो तो आप देखेंगे लोग सिग्नल तोड़ के निकल जाएंगे। हम सफाई का रोना रोते हैं, खुद गली के अंदर कूड़ा करकट फेंक देते हैं। लेकिन जो लोग हैं वो इज्जत नहीं करते हैं, मगर खुद कितना अदब देते हैं दूसरों को। ये भी सोचने वाली बात है ना, आप गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। जब आप रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे आपको मिलेगी? बिल्कुल असल बात तो ये है कि तब्दीली हम सबको अपने अंदर से शुरू करनी चाहिए। बाहर की जो दुनिया है हमसे ही बनती है ना। तो चलिए आज से फिर से शिकायतों का हम बार खत्म करते हैं और कुछ करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और ये जो जरा सी सोच है ना, यही अगर हम बेहतर कर लें तो मान लेते हैं कि बेहतरी का ये पहला कदम है। और बेहतरी का पहला कदम क्या है कि खुद को बदलना। जो चेंज है ना, जो हमें चेंज लाना है, वो पहले अपने अंदर लाना है। वही आगाज होगा पूरे माशरे में चेंज का, और वही हमारा आगाज होगा। अच्छी सी इस बात से हमने अपने मॉर्निंग सेगमेंट का आगाज किया है। और सबसे पहले अब आपको लिए चलते हैं रात भर की जितनी भी खबरें हुई हैं उनकी जानिब, कुछ मुल्की और कुछ आलमी सतह पर जो अहम अपडेट्स हैं वो आपसे शेयर करें। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पूरे हफ्ते की खबरें होती हैं। हफ्ते के अंदर हमने ये देखा कि सैटरडे संडे जो गुजरता है, बड़े कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं और कुछ मुल्की सूरत हाल के अंदर बड़ी परेशानी वाली कैफियत हो चुकी है। हमने कल ही नोट किया, सबसे पहले कल की खबर से आगाज कर लेते हैं। अफगानिस्तान के अंदर 6.0 शिद्दत का जो है वो खौफनाक जलजला रिकॉर्ड किया गया है। मुख्तलिफ हादसा हुए हैं जिसमें 20 अफराद जाँबाज भी हुए हैं, जबकि 100 से ज़ायद बताए जा रहे हैं कि जो इस वक्त जख्मी हुए हैं। और सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि कराची के, पाकिस्तान के भी कुछ शहरों के अंदर कल जलजले के झटके रिकॉर्ड किए गए जी, जिसमें खुसूसन इस्लामाबाद, लाहौर के कुछ अजला हैं। तो बिलाल मैं देख रही हूँ जितनी जैसे जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसी के साथ साथ ये जलजले हैं और सैलाबी सूरत हाल है। मतलब जितने भी नेचुरल डिजास्टर है ना, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यकीनन हमें देखना चाहिए कि ये जिस तरह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके साथ साथ हमें किस तरह से खुद को अपग्रेड करना है। तो जलजले के बारिश जो है दर्जनों मकान को शदीद नुकसान पहुंचा है। सूबे नंगरहार और कन्नड़ में दर्जनों मकानात मलबे का ढेर बन गए हैं। और अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे जो है उसने बताया है कि जलजले का जो मरकज है वो सूबे नंगरहार के शहर जलालाबाद के करीब था, और उसकी गहराई बताइए कि 8 किलोमीटर रिकॉर्ड हुई है। और जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जलजला मुकामी वक्त के मुताबिक रात 11:47 पर आया था। क्योंकि उसी के बाद मैंने देखा रात को, जब मुझे नींद नहीं आ रही थी आज भी, तो मैंने देखा जब मोबाइल पर, तो मोबाइल पर मैंने जब ये अपडेट पढ़ी, मैंने कहा यार ये लाहौर से ऐसी खबर आ रही है कि इस तरह से जलजला आया है। तो तकरीबन 20 मिनट बाद ही सूबे में 4.5 शिद्दत का एक और झटका महसूस हुआ, और जिसकी गहराई जो बताई जा रही है वो 10 किलोमीटर थी। बरतानवी नशरियाती इदारा एक BBC, उसने ये बताया है कि अफगान हुकाम का हवाला देते हुए कहा कि जलजले के 22 मुख्तलिफ हादसात के अंदर 20 अफराद जिंदगी की बाजी तो हार चुके हैं और 100 से जायद अभी जख्मी हैं। जबकि जो तालिबान हुकूमत है, जो हुकाम है, उन्होंने कहा है कि जाँबाज अफराद की तादाद में इजाफे का खदशा भी अभी हमें है, क्योंकि अभी एक्चुअल फिगर्स वी कुडंट फाइंड आउट कि कौन से लोग हैं जो मलबे तले दबे होंगे, कौन से लोग हैं जो इस वक्त हादसात का शिकार हुए हैं, जो जिंदगी की बाजी हार गए। इसी की कनेक्टिंग स्टोरी भी मैं आपको बता चलूँ कि इस्लामाबाद
हो गया, लाहौर हो गया, इन समेत मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी जलजले की, एक ही रीजन, एक ही बेल्ट है ना, देखिए अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, फिर यहाँ पर भारत है, फिर बांग्लादेश, ये सारे जो ममालिक आपस में जुड़े हुए हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये पूरा एक टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर पूरा खित्ता है। तो मुख्तलिफ शहरों के अंदर जल्जले के झटके महसूस किए गए। पेशावर, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के भी कई मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर जल्जले के झटके आए हैं। इसके अलावा मरी में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। मतलब ये कि कोई ऐसी जगह नहीं बची, खैबर पख्तूनख्वा से लेके पंजाब सारा रीजन कवर किया है इसने। चकवाल, टेक्सला और वाकैंड में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक इसकी जो शिद्दत है वो 6 रिकॉर्ड की गई। 6 कोई कम मैग्नीट्यूड नहीं है, बहुत ज्यादा है। और जलजले की गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि इसका मरकज जनूब मशरिक़ अफगानिस्तान था। मतलब ये पाकिस्तान नहीं था, मरकज जो था वो जनूब मशरिक़ी अफगानिस्तान था। लेकिन जलजला पैमा मरकज के मुताबिक 12:38 पर हंगू, मालाकंड, सवात, मानसहरा, एबटाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चित्राल और पेशावर में 4.6 शिद्दत के आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इफ यू टॉक अबाउट अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक के 22 शहरियों में खौफ व हिरास सबसे पहले फैल जाता है। वही कुछ हुआ कल, और वो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए, और फिर जलजले के बाइस फिलहाल किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला तक नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही हम इतना नुकसान उठा चुके हैं, सैलाब के अंदर, बारिशों के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर। आपको पता है वो जो लास्ट हमने खबर पड़ी थी, तो अब यूनाइटेड नेशंस ने मजीद इमदाद देने का भी ऐलान कर दिया है। और आई डोंट नो द एक्चुअल फिगर्स, लेकिन वो मुझे पता चला कि जो $6 लाख पहले दे रहे थे, 18 करोड़ रुपए, अब उसको मेरा ख्याल कुछ परसेंटेज उन्होंने बढ़ाया है उसका। जबकि अभी वजीर आज़म साहब की मुलाकात हुई है रजब तैयब एर्दोगान साहब से, तो उसमें भी इसी ताल्लुकात पे ही बात हुई है और इस पूरे मौसमियाती तब्दीली पर भी बात की गई है। और भाई जो हमारे वजीर मौसमियाती मुसद्दिक मलिक, उन्होंने कहा है कि दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो मौसमियाती तब्दीली से आफात का सामना है। और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वजीर मौसमियाती मुसद्दिक मलिक के साथ। उनका कहना है कि वजीर आज़म सैलाबी सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा आगाही ले रहे हैं और मौसमियाती तब्दीली जो है वो एक हकीकत है। ठीक है, आगे आने वाले दिनों में हमें इसका मजीद सामना करना पड़ेगा और कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। तो मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैलाब की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं और वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की मुकम्मल मुआवनत कर रही है और आबादियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारी तरजीह है और तमाम मुतल्लिका इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं। बिल्कुल। अगर चेयरमैन NDMA की बात करें, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर साहब हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुल्क आइंदा 3 से 4 रोज में मजीद मुल्क भर में बारिश एक्सपेक्टेड है। बारिश और सैलाब के हवाले से अलर्ट जारी कर चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के तमाम दरियाओं की मॉनिटरिंग भी इस वक्त जारी है। जबकि जो फ्लडिंग की एक पूरी कैफियत पूरे मुल्क में है ना, उससे निपटने के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। ये तो हमने पहले भी कहा, एक हफ्ते से हम इस पर बात कर रहे हैं। NDMA जो कि मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है, फिर प्रोविंशियली अगर बात करते तो PDMAs आ जाते हैं तमाम सूबों के। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं जो रेस्क्यू 1122 का पूरे मुल्क के अंदर एक जाल बिछा हुआ। फिर हम देखते हैं सूबाई सतह पर जितने डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनकी जो अपनी टीम्स है। फिर लोकल गवर्नमेंट बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो उनकी जो सैनिटाइजेशन की टीम्स हैं, जो रेस्क्यू की टीम्स हैं, जो उनके बल्दियाती इदारे हैं जो पूरे टाउन्स के अंदर फैले होते हैं, ये तमाम लोग मिलके इनका पूरा एक कॉपरेशन है और पूरा एक कोलैब हो रहा है। और कोलैब के साथ साथ हमने ये देखा कि यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, मरियम नवाज साहिबा पूरे मुल्क के अंदर अगर हम बात करें वज़राए आला की, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आई बनिस्बत हमारे KPK के CM साहब के। और दूसरे नंबर पर अगर कोई हमें एक्टिव नजर आया कल के रोज से, कल एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, कल हेलीकॉप्टर के अंदर फजाई जायजा लिया गया। वजीर आला मुराद अली शाह साहब, शर्जील मेमन थे उनके साथ सूबाई वजीर थे उनके साथ, मुख्तलिफ हायर यूनिफॉर्म ऑफिशियल्स थे, PDMA था। गुड्डू बैराज का दौरा किया उन्होंने। हाँ, क्योंकि सिंध में भी सैलाब का खदशा है ना, उसके रेला आने का दौरा किया उन्होंने। और अभी फ्लड सेंटर कायम किया गया है और फ्लड सेंटर भी 24 घंटे वो चलेगा और उसके अंदर भी ग्रेड 17 के ऑफिसर्स रखे गए हैं। और मुझे एक बात और ये याद आ गई कि मेरे बड़ा अच्छा एक दोस्त है, वी यूज्ड टू बी इन कराची यूनिवर्सिटी इन मैस कॉम, तो अब वो माशाल्लाह से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं और उनको फ्लड डिपार्टमेंट का जो है वो एक पूरे शिफ्ट का इंचार्ज बनाया गया, मुराद वहीद तनुली को। तो वो भी मुझे बता रहे थे कि भाई सिंध हुकूमत बड़ी एक्टिव हुई हुई है और फ्लड के लिए जो
इन्होंने पूरा एक सेल बनाया है, तो मॉनिटरिंग हो रही है बाकायदा 24 घंटे। सो गुड लक एवरीवन, गुड लक सिंध हुकूमत। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को ना सिर्फ सैलाबी सूरत हाल और ग्लोबल वार्मिंग और जलजले और इन सब चीज़ों का सामना है, बल्कि भारतीय आबी जारियत जो है ना वो भी जारी है। और भारत ने एक और बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया है। पंजाब हुकूमत के जराये के मुताबिक भारत ने सलाल डैम के सारे गेट खोल दिए हैं, जितने स्पिलवेज होते हैं वो सब खोल दिए हैं। और भारत से आने वाला जो सैलाबी रेला है वो 8 लाख क्यूसेक का है। मतलब ये कि भारत, आप ये देखिए कि अपनी जो हजीमत है ना, जो जंग जो हारा है उसका उसने कहाँ बदला उतारा है। मतलब वो देख रहा है कि ऑलरेडी पाकिस्तान सैलाब के जेरे असर है, तो उसने मजीद भी और स्पिलवेज खोल के और ज्यादा रेला छोड़ा है। अफशीन, ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, मतलब भारत के साथ यही एक साइकोलॉजिकल मसला है। मतलब इट्स नॉट न्यू फॉर मी कि भारत ने वो डैम के सारे दरवाजे खोल दिए हैं और वो पानी निकल कर यहाँ आ गया और पानी भर गया पंजाब के इलाकों के अंदर, पानी दरियाओं के अंदर ओवरफ्लो हो गया है। ये शुरू से उसका साइकोलॉजिकल एक डिसऑर्डर है। भारत की जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं उसमें आरएसएस के जो गुंडे हैं ना, जो मोदी के गुंडे हैं, जब भी इनकी हुकूमत आती है, हिंदुत्व वाली जो हुकूमत आती है, ये हमेशा इनका एक काम होता है कि भाई आपने जो है ना वो दरिया, क्योंकि इनके दरिया ऊपर है, अपर हैंड पर ये दरिया आ रहे हैं, यही पूछने वाली थी कि पाकिस्तान का इस का बदला ले सकता है क्या भारत से, या पाकिस्तान का इस पोजीशन में है? तो नहीं है, क्योंकि भारत के दरिया ऊपर है। देखें, टेक्निकली तौर पर दरिया को हम दोबारा रिवर्स में तो नहीं बहा सकते ना, दरिया को दोबारा ऊपर नहीं भेज सकते। दरिया का काम है ऊपर से नीचे गिरना और समंदर की तरफ बिल्कुल सी लेवल पर आकर मिल जाना। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि ये इंटरनेशनली एक जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी है, इंटरनेशनल लॉ की ये जो कंटेम्प्ट ऑफ लॉ है ये है। फिर हम इस चीज के ऊपर आवाज उठाते हैं, हमेशा हम बात करते हैं और फिर भारत को उसके बाद फिर डंडा पड़ता है, फिर खानी पड़ती है मुंह की, फिर उसके ऊपर जो है वो जग हसाई होती है कि आप लॉ तोड़ते हो, फिर आप कहते हैं कि हम सबसे बड़े जमहूरी मुल्क हैं। तो यू आर नॉट द डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड एट ऑल इन माय विजन। सही, आगे बढ़े। आपको बताएं पंजाब में सैलाब से सूरत हाल संगीन हो गई है। हजारों देहात जेरे आब आ गए, हर तरफ पानी पानी और 20 लाख अफराद इससे मुतासर हुए हैं और अमवात की तादाद 38 हो गई है। बिल्कुल, अगर भारत की जानिब से पानी जो पाकिस्तान के दरियाओं में छोड़े जाने की खबरें सामने आ रही हैं और मूसलाधार बारिशों के बाइस ओनली पंजाब की अगर बात करें तो 3 बड़े दरिया हैं, रावी, चनाब, सतलज। इसमें सैलाब की जो सूरत हाल है उसकी संगीनियत का अगर आपको अंदाजा हो जाए तो आप उन वीडियोस को जाकर देखें। प्रोड्यूसर साहब, अगर हमारे पास वीडियोस हैं वो आवाज देते हुए जो पुलिस जिस तरह से पूरी सोसाइटीज खाली करा रही है, पूरे गांव खाली करा रही है, तो वो भी जरा स्क्रीन पर चलाएं। बिलाल, आपको एक बात मुझे और इस दौरान में मालूम हुई कि लाहौर में जो दरियाए रावी बहता था उसके मुकाम पर, क्योंकि वो काफी अरसे से पिछली हुकूमत जो थी हमारी उस दौरान में वो सूख गया था, तो उस जो पिछली हुकूमत थी उसने वहां पर हाउसिंग स्कीम कायम कर दी। अब वो सारी हाउसिंग स्कीम डूबी हुई है क्योंकि दरिया ने तो वापस अपना रास्ता इख्तियार करना है। अब जब वहां पर दरियाए रावी वापस बहाल हुआ है तो वो उसी ट्रैक पर जा रहा है जिस ट्रैक पर वो हाउसिंग स्कीम बना दी है। देखें, तो ये आखिर कब तक हम लोग ये फेस करेंगे? अफशीन, एक छोटी सी बात, दरिया 5000 साल तक अपनी याददाश्त रखते हैं और दरिया 5000 साल के अंदर अपनी याददाश्त को खत्म नहीं होने देते। और दूसरी बात, 5000 साल का मतलब है कि दरिया कहीं भी चले जाए अपने घर लौट कर वापस आता है, अपना रास्ता नहीं भूलता दरिया। दरिया की चौड़ाई अगर ये थी और दरिया अपना रास्ता भटक चुका था और यहाँ तक आ चुका था, तो इस टुकड़े के अंदर ये जो इसका दरिया का बेड था, जो ये हेड है पूरा, इस बेड के ऊपर आपने अगर सोसाइटी बना दी है तो दरिया अपना रास्ता वापस याद करके आ चुका है। अभी कोई हैरानी की बात नहीं है। अगर रावी की बात कर रही हैं, चनाब की बात कर रही हैं, सतलज की बात कर रही हैं, तो वो अपने ट्रैक पर वापस आ गए। जिस रफ्तार से वो बहा करते थे वो उसी जगह पर, मैंने पहले भी कहा था, वाटरवेज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत बड़े सीनियर रहनुमा थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठाया, चलाया, ATM की तरफ फीड किया। कभी जो है वो बंदरबाट की बातें होती थी, वो बड़े सियासी तौर पर ना बड़े एस्टैब्लिश थे। उन्होंने जो है वो परमिशन मांगी थी। अब इसके ऊपर 2 बातें सामने आ रही हैं, एक है नून लीग और एक है PTI। मैं पंजाब हुकूमत से एक्सपेक्ट नहीं कर एक हुकूमत रही है नून लीग की, एक हुकूमत रही है PTI की। अच्छा, हामिद मीर साहब ने तो ये दावा किया है कि 2 अलग अलग मौक़िफ़ हैं यहाँ पर। एक मौक़िफ़ कह रहा है कि खान साहब ने इजाज़त देने से मना कर दिया उस बेड के ऊपर, वो एक उनकी वीडियो भी वायरल हुई है।
दूसरी जो बात ये सामने आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी मना कर दिया था 2013 के अंदर। जब दोनों ही वीडियोस चल रही हैं कि दोनों ने मना कर दिया तो भाई ये सोसाइटी बनी कैसे? अब या तो एक ने मना किया, एक ने इजाजत दी है, दूसरे ने मना किया तो एक ने इजाजत दी है। इसका भी खुलासा हम अगले उसमें रखेंगे एपिसोड के अंदर, लेकिन अभी एटलीस्ट इतना बता दें कि जो सोसाइटी है ना, आई डोंट नो उसका नाम क्या है सोसाइटी का, लेक व्यू ऐसे ही कुछ है, वो बड़ी उसके ऊपर मीम्स भी बन रही हैं। एक मीम बनी हुई है कि आपको दिखाते हैं दरिया किनारे सोसाइटी, वो सोसाइटी बहरहाल अब डूबी हुई है, 20-20, 10-10 फीट वहां पर पानी है, लोग इस कदर बुरे तरीके से वहां पर फंसे हुए हैं। ये जो है, नाम बताइएगा दोबारा। लेक व्यू सोसाइटी। अच्छा जी, वो सोसाइटी है, जो भी सोसाइटी है बहरहाल एक बहुत बड़े सीनियर रहनुमा है, पॉलिटिशियन है, और उनका एक रोब है, एक दबदबा है, उनकी सोसाइटी उनके नाम से मंसूब में मशहूर है। अब देखते हैं कि वो सोसाइटी के लिए क्या किया जाता है, क्योंकि देखिए वो तो आती है रिवर बेड के ऊपर। हाँ। आप उसको अब तोड़ना ही तोड़ना, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है कि कराची के अंदर ऑपरेशन शुरू हुआ तजावुजात का, और सर्कुलर रेलवे बनाया जाता है। ये सर्किल है पूरा ना कराची के अंदर रेलवे का। तो जब सर्कुलर रेलवे की अतराफ में हमने देखा तो अराजी थी, तजावुजात थे। जब वो क्लियर करने गए तो एक बहुत बड़ी इस शहर की शख्सियत है, बहुत ही बड़ी वफाकी शख्सियत है, यहाँ पर उनकी पूरी एक सोसाइटी आबाद है रेलवे के अतराफ में ना। बट नो वन इज हियर टू टॉक अबाउट। अदालतों में केसेस हैं, स्टे ऑर्डर्स मिले हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, लेकिन वो रेलवे लाइन ये है तो यहाँ पे सोसाइटीज बर्बाद है। खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है, लॉ कहता है कि आप 100 मीटर या 200 मीटर तक नहीं बना सकते हैं। इतनी खाली जगह है इस वक्त भी, कराची की बात की जाए या लाहौर की बात की जाए, बहुत खाली जगह है। आप वहां जाके जो अगर इतने ज्यादा अगर किसी की इतनी पहुंच है तो भाई वो वहां जाके करें। ये तजावुजात पे कायम करने की क्या तुक है, मुझे समझ नहीं आता। बहरहाल सतलज में सैलाब से सूरत हाल संगीन हो गई है, और जिसके सबब हजारों देहात ज़ेरे आब आने से सैकड़ों मवेशी हलाक हुए। अब देखिए ना नुकसान क्या हो रहा है, कमजोर जो हैं, जो मवेशी हैं, जो फसलें हैं, और जो खवातीन बच्चे हैं, लोग हैं, मुख्तलिफ हादसात में 38 अफराद अब देखें इसमें चले गए हैं। और दरियाए रावी में पानी के बहाव में इजाफे के बाद लाहौर के इलाके शादरा से मुतसिल इलाकों और शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हुआ है, जिससे काफ़ी माली नुकसान भी उठाना पड़ा है। और रावी के बाद अगर चनाब की बात की जाए और सतलज में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है, जिसके सबब नशेबी इलाके जो हैं, जो नीचे आए हैं, वो ज़ेरे आब आ रहे हैं। और झंग में तरीमू हेडवर्क्स के मुकाम पर पानी की आमद का जो सिलसिला है वो जारी है, और उसमें इजाफा हो रहा है। और तरीमू में पानी की आमद जो है 3,61,000 क्यूसेक हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही, और ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल जैसे कि हमने लास्टली बात की है, तो उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है ना, क्योंकि दरिया को बहने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो इधर से उधर पानी जाएगा। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुसलधार बारिशों के बाइस मुख्तलिफ मकामात पर ये गवर्नमेंट ऑफिशियल नंबर्स हैं जो हमें जराए से पता चल रहे हैं। 24 घंटों के दौरान 4 बच्चों समेत 5 अफराद भी जिंदगी की बाजी हारे हैं, 5 जख्मी भी हुए हैं। और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उसने कहा कि 30 अगस्त को सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में 41 मिलीमीटर यानी कि 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जबकि खैबर जिले के जो कैचमेंट एरियाज हैं तो उसमें शदीद बारिश के बाइस जो है वो जो नाले हैं उसमें तुगयानी रिकॉर्ड की गई। जबकि वर्सिक रोड पर और सुफियान रोड पर और रेगी मॉडल टाउन पर, नासिर बाग, जो सारे इलाके जो नशेबी इलाके हैं ना, ये तो ऑब्वियसली डूब गए कंप्लीटली। जबकि पीडीएमए की जो रिपोर्ट है वो भी आपके सामने शेयर कर देते हैं। बारिश के दौरान, बारिश के अंदर जो है वो इस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रेन 2 बच्चे जो है वो रिपोर्ट कर लिए गए। एक बच्चा बरसाती नाले में बहकर जाँ बाक हुआ है, जबकि 3 माह का शेरख्वार जो है वो छत से गिरने से जाँ बाक हुआ है। यही सब सूरत हाल है जुनूबी वजीरिस्तान में भी। तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है जिससे हम गुजर रहे हैं इस वक्त। ना सिर्फ ये मौसमियाती तब्दीली है, बल्कि जो है इसमें आवाम से भी अपील की गई है किसी भी हंगामी सूरत हाल या मौसम की ताज़ा तरीन मालूमात के लिए आप लोग हेल्पलाइन पर रब्ता करें। और अगर सिंपल देखें पूरे मुल्क में ना, हाँ, अगर आपको हेल्पलाइन नंबर्स याद भी नहीं, आप 1122 मिला दें, रेस्क्यू 1122 पूरे मुल्क के अंदर ऑपरेट करता है। एक जाल है इनका, एक पूरा मुनज़्ज़म वेब है। उस वेब के थ्रू आप एक ही नंबर पे कॉल कर रहे हैं। बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं आपको दिए गए, आप याद ना हो। जैसे आपको याद है ना 15 पे कॉल करते तो मदद के लिए पुलिस डिपार्टमेंट आ जाता है, इसी तरह 1122 याद रखें। आप टूर पर हो, आप कहीं पर घूमने गए हुए हैं, आप कहीं किसी गांव में फंसे हुए हैं, आप कहीं के मुकामी हैं, फ्लडिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, कुछ भी है, आग लग जाए, 1122 को आपने अपने दिमाग में रखना है, 1122। और जो देहातों में इस वक्त हमें लोग देख रहे हैं, 1122 तो जो है वो डायल करना है
और वो डायल मिलाने के बाद आपने बात कर। वेरी गुड बिलाल, जबरदस्त। अच्छा, अब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हमने बात की, अब आ जाते हैं सिंध की जानिब। सिंध ने भी सुपर फ्लड से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है और उम्मीद है कि पानी जो है ना 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा नहीं होगा। और वैसे भी यहाँ पर कहा जाता है अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा भाई। तो इस तरह की बातें तो सुनने में आती रहती है, लेकिन जो हमारे वज़ीर आला सिंध है ना मुराद अली शाह, उन्होंने बेसिकली बहुत काम किया है इस सिलसिले में और वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। सखर बैराज का भी उन्होंने दौरा किया है, पानी की पोजीशन और इमरजेंसी इंतजाम का जायजा लिया है और मीडिया से गुफ्तगू की है। कहा है कि शहरियों और मवेशियों का तहफ़्फ़ुज़ हमें यकीनी बनाना है। सैलाबी रेलें 3 रोज़ तक पंजन पहुँचेंगे। अच्छा, अभी हम यहाँ पर रेला गुजरना है तो 3 रोज़ में वो पंजन पहुँचेगा। दरियाए सिंध में पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक है अभी और चनाब और जहलुम से पहला रेला सिंध में अभी दाखिल होगा और दरियाए सिंध में 8 या 9 लाख क्यूसेक पानी आया तो कच्चे के पूरे इलाके डूब जाएंगे खुदा न खास्ता। और भारत ने बड़ी मिकदार में पानी छोड़ा है जिसकी वजह से सुलेमानकी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और तरीमो और बलोकी के मुकाम पर पानी का बहाव भी तेज। बिल्कुल ऐसे ही है। रावी, सतलज, चनाब जो है वो तीनों एक बेल्ट की तरफ से आते हैं और आकर मिलते हैं एक मुकाम पर। अच्छा। भावलपुर, वो जो शहर कौन सा जो पूरा डूब गया था पंजाब के अंदर, दैट वाज भावलपुर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो जो पूरा एक रिकॉर्ड तोड़ दिया था बारिशों का, हाँ। उस जगह पर आके तीनों दरिया का एक पूरा पंच होता है और पंच के बाद फिर ये आगे जाता है। अच्छा, सिंध दरिया की अगर बात करें तो सिंध एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर, हाँ। बल्कि राइट के ऊपर, वहां से बिल्कुल एक वहां बहता हुआ आता है, ये सिंध के अंदर दाखिल हो जाता है, दरियाए सिंध जो पहाड़ों से आ रहा है। अब ये पंच होते हैं दरियाए सिंध के अंदर आके सारे ना, जो सारे पंच आप जो दरिया हैं वहां पर 4 और ये सिंध, ये यहाँ पे पंच होके ये जाते हैं समंदर के अंदर। तो सिंध के अंदर अब आप ये सोचें कि वो सारा रैला जो तबाही मचा रहा है, जो इस वक्त तूफानी बदतमीजी इस वक्त जो है ना वो मौजों की और तुग़यानी की है, आप इससे बाहर हो चुके हैं दरिया, क्योंकि पूरा एक निज़ाम बदल चुका है ना। वो जब दरिया सिंध के अंदर आके मिलेंगे और सिंध से वो पूरे रेले समंदर की तरफ जाएंगे तो कहाँ का तबाही हो सकती है। मुराद अली शाह कल निकले हैं, पूरी कैबिनेट के साथ निकले हैं। पीछे आप फुटेज देखें, शर्जील मेमन भी हैं, नासिर शाह भी हैं, सरदार महर भी हैं और फिर चीफ सेक्रेटरी भी साथ थे और फिर यूनिफॉर्म ऑफिसर्स पीडीए में भी साथ थे, फ्लड सेल्स भी कायम कर दिए गए। एक चीज़ और है, राजस्थान की मैंने एक वीडियो देखी कि राजस्थान के अंदर वैसे ही खुश्क साली होती है, कहत साली होती है, पानी का रेला आया है उस वाटरवे के अंदर तो बाकायदा फूलों से, पत्तियों से, अगर वो वीडियो तो वो भी चलाइएगा, बाकायदा इस्तेमाल किया गया कि एटलीस्ट पानी तो आया, हाँ। क्योंकि बिल्कुल खुश्क हो चुके थे कुछ ये भी वैसे सिंध में जो है एक तरह से मुझे जहाँ तक ये अंदाजा हो रहा है कि ऐसा फ्लड इफेक्ट ही नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर जो दरियाओं की और जो पानी की कमी है ना वो पूरी होगी इंशाल्लाह। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर की बात की जाए रजब तैयब एर्दोगान की, तो उनके दरमियान मुलाकात हुई और ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है कि हम लोग अपने जो दोनों रहनुमाओं हैं उनके दरमियान मुलाकात हो रही है। और चीन के शहर तियानजिन में SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट के मौके पर ये मुलाकात हुई है और दोनों रहनुमाओं ने पाक तुर्क ताल्लुकात का मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया है और दो तरफा ताल्लुकात में बढ़ती हुई जो रफ्तार है उस पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने भी सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सलामती के शोबों समेत वसी मैदान में आला सतह के तबादलों और ताउन को मुसलसल इजाफे को सराहा है। बिल्कुल, तुर्किया के सदर जो रजब साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान में हालिया मानसून बारिशों पर जो पैदा होने वाली कैफियत है ना सैलाबी सूरत हाल की, उसके नतीजे में जितनी भी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, जो माली नुकसानात हुए हैं, उसमें एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट सामने दिया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इस मुल्क से यकजहती का इजहार करते हैं। मुश्किल घड़ी के अंदर जो टर्किश गवर्नमेंट है और अब ये जो आवाम है पाकिस्तान के साथ साथ शाना बशाना खड़ी है, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, टर्की के जो लोग हैं उनको भी इका के साथ खड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है बिलाल के अगर जो है ना हमारे साथ में हमारा जो बरादर मुल्क है, तुर्की हो गया, चीन हो गया, जो कोई भी अगर हमारे इस वक्त साथ दे रहा है ना तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी इमोशनल सपोर्ट भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि गजा की भी बात की, गजा बिगड़ती हुई जो इंसानी सूरत हाल है वहाँ पर, उस पर भी बड़ा इजहार किया तशवीश का, जबकि फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक की हिमायत की गई है और जारी इसराइली जारियत जो है उसके अंदर जो नस्ल कशी की पॉलिसी की मजम्मत करते नजर आए, बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म के ऊपर
ये भी बताया कि ये तमाम चीज़ें जो इस्तेमाल करने के लिए ये तमाम चीज़ें हैं ना, इसको रोकने के लिए मुश्तरका तौर पर ये अज़म किया है, इरादा किया है कि भाई अब इसको फाइनली कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि इजराइल को ख़त्म किया जाए इन तमाम चीज़ों का। इजराइल मेरे ख्याल में इट्स हाई टाइम कि अब हम फ़लस्तीन के इशू को देखें और इसका क्या सद्देबाब हो सकता है वो करें, क्योंकि इससे पहले कि वो पूरी आबादी वाइप आउट हो जाए, इसराइल अपने मकसद में कामयाब हो जाए और जेनोसाइड कर दे। तो ये सब सूरत हाल बैनुल अक़वामी मंजरनामे से थी। कराची की बात करें तो कराची समेत सूबे भर में मजीद बारिश और सैलाब के पेश नज़र डेंगू और मलेरिया मच्छर के फैलने का खदशा पैदा हो गया। अच्छा, आपने देखा होगा बिलाल के जैसे ही बारिशें होती हैं उसके फौरन बाद जो है ना कितने ज़्यादा गैस्ट्रो का मर्ज आम है यहाँ पर, डेंगू यहाँ पर है, मलेरिया यहाँ पर है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं अपनी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ, चाहे वो जितने भी मेंबर्स हैं टीम के, मैं इस मॉर्निंग शो को अप्रिशिएट करता हूँ। ये खबर आज पढ़ रहे हैं आप और मैं। हम इस खबर से पहले डॉक्टर को लेकर बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं कि जो सैलाबी इलाके हैं, जो जहाँ पर तुग़यानी आ चुकी है, वहाँ पर डेंगू भी फैल रहा है, मच्छर के फैलने की भी, जो मलेरिया है, मच्छरों की अफजाइश हो रही है, मलेरिया की भी चांसेस बढ़ गए। प्रिकॉशंस हम आपको बता चुके हैं, डॉक्टर के ज़रिए हम आपको वो तमाम चीज़ें बता चुके हैं, एहतियाती तदाबीर जो इसमें होने जा रही हैं। कुछ इलाकों के अंदर अगर इंटरनेट की फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद है तो जाएँ, जो है वो मॉर्निंग स्पॉट के फोल्डर के अंदर NTN न्यूज़ के जो यूट्यूब चैनल है, और उधर से जाकर आप जो है वो निकालें प्रोग्राम और देखें डॉक्टर सईद ने किन किन चीज़ों के बारे में कहा था, किन किन चीज़ों को निशानदेही की थी और कैसे बचा जा सकता है सैलाब ज़्यादा इलाकों में ना। नॉर्मली तो आप वो लगा लेंगे मॉस्किटो से बचने के लिए, सीरम्स भी लगा लेंगे, मच्छरदानियाँ भी लगा लेंगे। एक जगह जहाँ पर बिल्कुल हालात बिल्कुल बिगड़े हुए हैं वहाँ पर कैसे बच सकते हैं, ये भी हम बता चुके हैं, बिल्कुल बता चुके हैं अपने प्रोग्राम में आपको। और DC वेक्टर बॉर्न डिजीज सेल ने तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान को सूबे भर में मुमकिन बारिशों और सैलाब को मद्देनजर रखते हुए डेंगू और मलेरिया मच्छर जो है उसके तदारुक के लिए खत भी लिख दिया है। और पहली से उन्होंने अवेयर कर दिया है हेल्थ अफसरान को कि मच्छर मार स्प्रे के हवाले से फौरी इक़दाम करें। जहां डेंगू और मलेरिया के पैदा होने का खदशा है वहां फौरी तौर पर स्प्रे मुहिम शुरू की जाए, क्योंकि मैंने अभी तक स्प्रे मुहिम होती हुई नहीं देखी बिलाल। फ्यूमिगेशन हुआ करती थी लोकल गवर्नमेंट के थ्रू, KMC TMC के थ्रू फ्यूमिगेशन होनी चाहिए इस वक्त, और तमाम अजला में फौरी तौर पर फोकल पर्सन भी तैनात किए जाएं और साथ ही बारिश और सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इक़दाम किए जाएं। ठीक है जी, अब ज़रा से इंटरनेशनल खबरों की तरफ आ जाते हैं। जारियत, जुल्म और बर्बरियत के हवाले से अगर फ़लस्तीन की मज़ामतकार तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम के तर्जुमान अबू उबैदा इजरायली हमले में शहीद हो गए। अरब मीडिया ने रिपोर्ट कन्फर्म की है, बताया है कि फ़लस्तीनी ज़राए और अहले खाना ने अबू उबैदा की शहादत की तस्दीक भी कर दी है और ये भी बताया है कि गुज़िश्ता रोज़ उन्हें फ्लैट पर हमले के दौरान निशाना बनाया। अच्छा, इस हवाले से जो है ना अभी तक हमास का कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये कि फ़लस्तीनी ज़राए ने बता दिया है कि अबू उबैदा को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो ग़ज़ा में अपने फ्लैट पर मौजूद थे। तो इससे कबल जो इसराइली वज़ीर आज़म है और वज़ीर दिफा है उन्होंने कार्रवाई जो की थी उसके नतीजे में अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा को निशाना बनाने का दावा किया था उन्होंने। तो ये जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन थे अबू उबैदा इस तहरीक के, और उनकी शहादत की खबर है। देखते हैं अब इस तहरीक में आगे और कौन आता है, लेकिन ये कि अब अपने सार्फिन के लिए एक खुशखबरी आपसे शेयर करते हैं। अच्छा देखो बिलाल, ये जो टिकटॉक का एक नया फीचर मुतारिफ कराया, आपको पता है इसमें कितनी ज़बरदस्त चीज़ें लाई गई हैं। अच्छा, इस ऐप पर अब वॉइस नोट्स और तस्वीर या वीडियोस भेजना भी मुमकिन हो गया। पहले मैंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया इस एप्लीकेशन को, और मुझे लोगों ने कहा कि आप आएं, इसमें बड़े अच्छे काम भी हो रहे हैं, जरूरी है सिर्फ नाच गाना ही हो रहा है। नहीं बिलाल, चाइना ने बड़े स्टेम फीड है वो कर रहा है, बट सारी AI की चीजें उसमें डाल रहा है। बिल्कुल, आप अगर किसी भी ऐप की बात करते हैं ना, ये न्यू टेक्नोलॉजी है बिलाल। ये जो है ना बस एक पर्टिकुलर माइंड सेट होता है, वो कहता है कि बस टिकटॉक फजूल है, नाच गाना है, लेकिन अगर हम उसको अपनी प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करें ना तो वो बहुत ज़बरदस्त फीचर है। जैसे अगर मैं अपने वार्डरोब की प्रमोशन कर रही होती हूँ तो मैं ज़्यादातर टिकटॉक का सहारा लेती हूँ, क्योंकि अच्छी एंगेजमेंट होती है वहाँ ऑडियंस की। ऑडियंस से तो एंगेजमेंट बाद में होती है, पहले आपके जो वो वीडियोस पे आप अपलोड करते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं कि आपकी वो वीडियो मज़ीद अच्छी और अच्छी एडिटिंग उसमें हो जाती है, अच्छे फीचर्स उसमें मुतारिफ। और अब जो अब जो टिकटॉक का नया फीचर है वो उसमें आप वॉइस नोट भी सेंड कर सकते हैं, तस्वीर वीडियोस भी भेजना मुमकिन हो गई है इनके DMs में डायरेक्ट मैसेज के जो फीचर। और नए फीचर के जो तहत है वो सार्फिन 60 सेकंड तक अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके बराह रास्त पैगाम में भेज सकते हैं। यानी कि अगर आप अपनी वो
जो आजकल आप माशाल्लाह जैसे मार्केटिंग वीडियोस आप बना रहे हैं, तो उसमें आपने अपनी पूरी वॉइस रिकॉर्ड की पीछे, और जो है ना जो आपकी वीडियो है वो लेकर आपने, यानी कि आपको जो वॉइस ओवर की उसमें मैंने तो जब ये इस एप्लीकेशन को यूज करना शुरू किया तो हमारे जो दोनों प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर सर मुश्तबा और प्रोड्यूसर सर कदीर, ये स्पेशलाइज्ड हैं चाइना से, जो है वो पूरी इन्होंने टिकटॉक के अंदर नहीं कोर्स किए हुए इन्होंने बाकायदा डिजिटल मार्केटिंग के, और अभी एआई की भी कर रहे हैं। और मुझे यही बता रहे थे कि चाइनीज इस वक्त बड़ा आगे हैं टिकटॉक के अंदर, और चाइना के अंदर स्टेम फीड के नाम से पाकिस्तान की जो वजारत इत्तलात है, वफाकी वजारत जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, उसने कोलैबोरेशन किया है चीनी गवर्नमेंट के साथ, और फिर उस स्टेम फीड का मकसद ये है कि टिकटॉक के ऊपर तमाम जो साइंसी इजादात हैं, तमाम साइंस की जितनी भी इस वक्त कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो जो काम हो रहे हैं और जो जो चीज़ें हो सकती हैं, आप घर बैठे सीख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं वाया टिकटॉक एप्लीकेशन जो है। और माशाल्लाह से जो सर कदीर और सर मुश्तबा हैं, ये दोनों पार्ट भी उस पूरी जो और वैसे भी मुझे लगता है कि जो हमारी ये टेक्निकल टीम है ना, उनको इतना फुली इक्विप्ड होना चाहिए। मतलब ये कि ठीक है आप लोग बहुत मेहनत से अपने 9 घंटे की ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, लेकिन अपने आप को अपग्रेड करने का टाइम, अपने आप को अपग्रेड करने का टाइम हर वक्त, और सीखने का अमल ना मुझे लगता है कि आप लोगों से तमाम व्यूअर्स से वादा है कि इस टिकटॉक की ऐप की जो बात की जा रही है ना, बड़ा क्रिटिसाइज होती है ये ऐप के नाच गाना, बर्बाद भी किया है बहुत सारे टिकटॉकर्स, बुरा इस्तेमाल करते हैं। एक प्रोग्राम करेंगे जो चाइनीज गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी उसके साथ कोलैब करना शुरू कर दिया है, उसके ऊपर भी जरा आपको रख के बताएंगे कि कितना फायदा हो सकता है इससे। बिल्कुल। अच्छा, इस ऐप के फीचर हम आपको बता रहे थे कि आप अपनी 60 सेकंड यानी 1 मिनट की आवाज़ रिकॉर्ड करके बराह रास्त पैगाम भी भेज सकते हैं इस अपनी वीडियो के थ्रू, और इसके अलावा एक वक्त में 9 तस्वीर या वीडियोस भी एक साथ शेयर की जा सकती हैं। जैसे अगर आपकी कोई वार्डरोब शूट है, उसमें आपकी 9 किस्म के ड्रेसेस हैं, आपने वो 9 पिक्चर्स लगा दी एक साथ और वो वीडियो फॉर्म में आपने शेयर कर दी, चाहे वो कैमरे से ली गई हो या मोबाइल की गैलरी से आपने मुंतखब की हो, ये दोनों आपको फीचर मुतारिफ करा दिए हैं इस टिकटॉक ऐप ने। तो ये ज़बरदस्त फीचर है, और मेरे ख्याल में इस तरह की इनोवेशन होती रहनी चाहिए, ताकि जो है जो कलरफुल दुनिया है ना, वो आपके सामने आती रहे और आपका मूड खुशगवार रहे। और मूड खुशगवार करने की बात जब हम करें तो मौसम की सूरत हाल भी आपको बताते चलें, पे भी बात कर लेते हैं। और बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गर्दनवाक में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बिल्कुल, जबकि आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बारिश एक्सपेक्टेड है। जबकि पंजाब के जो अजला हैं उसमें यकुम से यानी कि 1 सितंबर से 3 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों का बड़ा जोरों शोर के साथ जो है ना वो इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके बाइस पंजाब के जो सैलाबज़दा इलाके हैं वहाँ पर मुतवक्के मजीद बारिशों के बाइस सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। अच्छा, और मुमकिन तौर पर मरी, रावलपिंडी, जहलुमटक, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला और हाफसाबाद में शदीद बारिशों के बाइस सैलाबी सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्लडेड हैं। चिन्योट, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, शेखपुरा, फैसलाबाद, सरगोदा, भक्कड़, लिया और मियावाली में भी मूसलाधार बारिश के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल संगीन हो सकती है। जबकि डेरा गाजी खान, साहिवाल, मुल्तान, बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान में भी बारिश और सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के है। तो ये जो बालाई इलाके हैं ना, यहाँ मुमकिन शदीद बारिशों और दरियाओं में तेज़ बहाव के बाइस मराला हेडवर्क्स पर सैलाबी रेलों और बहाव में इजाफे का इम्कान है, और सैलाबी सूरत हाल और मुल्हिका इलाके जो हैं ज़ेर आब आने का खदशा है। बिल्कुल ऐसे ही, जबकि आज़ाद कश्मीर में अगले 12 से 24 घंटों के अंदर भी बारिश एक्सपेक्टेड हैं। जबकि मूसलाधार बारिशों के पेश नज़र सैलाबी जो सूरत हाल है उसका अलर्ट तो जारी कर दिया गया। वादी नीलम है, मुजफ्फराबाद है, बाग, शारदा हवेली और कोटली में भी शदीद बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। अब इन बारिशों के साथ साथ जो इस वक्त सूरत हाल है तूफ़ानी की, उसमें भी बड़ा एक अलर्ट जारी किया जा रहा है कि घरों के अंदर महसूर होकर जो लोग रह गए उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, सेफ रहने की बातें की जा रही हैं। ये तमाम अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। बहरहाल अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और कुछ लाइफ स्टाइल एंड हेल्थ से रिलेटेड अब कुछ बात कर लेते हैं
कि लाइफस्टाइल जो है वो कैसा होना चाहिए या फिर हेल्थ आपकी कैसी होनी चाहिए? तो बरसात का मौसम है और जहां बारिशें राहत लाती हैं वहीं कई वबाई अमराज भी जन्म ले लेते हैं। इन्हीं में से एक आम मगर खतरनाक बीमारी है गैस्ट्रो। यानी कि इससे आपको जो वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन और ये सब चीज़ें आपको हो सकती हैं। और गर्मी और नमी में गैस्ट्रो का फैलाव जो है ना वो बहुत तेज़ हो जाता है, ख़ासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों में, क्योंकि ये लोग इनके मैदे कमज़ोर होते हैं। तो आज के मॉर्निंग स्पॉट में हम बात करेंगे कि गैस्ट्रो से कैसे बचा जा सके और अगर हो जाए तो फौरी क्या करना चाहिए। बिल्कुल इसी पर जो है वो हम बात कर रहे हैं। और गैस्ट्रो देखें, बेसिकली पेट के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं और जो लार्ज इंटेस्टाइन्स होती हैं उसके अंदर बैक्टीरिया एक आ जाता है। आप कोई भी खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ आपने इंटेक की है, कप गंदा है, इस पर कोई बैक्टीरियाज हैं, आपने वो चीज़ पी ली तो बैक्टीरिया आपके स्टमक में चला जाता है। स्टमक के साथ साथ वो आपके जब प्रोसेस्ड होता है तो वो लिक्विड के जरिए, फ्लूइड के जरिए इंटेस्टाइन्स में जाकर बैठ जाता है। अब जो भी खाना आपके स्टमक से वहाँ गुजरेगा इंटेस्टाइन की तरफ, तो वो उसको पूरा जो है वो बर्बाद करता है और फिर आपको डायरिया भी होता है, डिहाइड्रेशन भी होती है, जिससे से पानी भी निकल जाता है, आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं। इसका बेहतरीन हल ये भी है कि गैस्ट्रो की जो सिचुएशन होती है उसमें आपने जो है प्रोबी जो इंटेक होता है, बायोटिक, उसको इंटेक करना है। या फिर दही के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा जरासीम रखा है जिसके अंदर आप देखें तो खुद ब खुद पेट के जो मामला होते हैं खराब, वो सही हो जाता है। आपका ना न्यूट्रल कर देता है वो जो भी आपके इंटेस्टाइन्स में होती है, उसमें बैक्टीरिया होता है जिससे दूध से दही बनता है ना, उस बैक्टीरिया से, उसी बैक्टीरिया से कैंसिल कर देता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे तुफलंगा है, केला है, इस तरह की चीजें हम यूज कर सकते हैं ऐसे मौके पर। भूसी जो होती है, भूसी भी आप खा सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और जरा कुछ अब बात करेंगे। एक नए सेगमेंट को हमने इंट्रोड्यूस करा दिया है, उस सेगमेंट का नाम है टूरिज्म। और टूरिज्म के ऊपर जब हम आज आपको लेकर जाएंगे, और कहाँ लेकर जाएंगे मैं आपको जरा सा याद दिला दूं कि ऐसा तारीखी शहर उसकी तरफ जहां इल्म, सकाफत, तहजीब की रोशन मिसालें मिलती हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के सूबे पंजाब में वाक़ टैक्सला की। टैक्सला की तारीख बहुत कदीम और दिलचस्प है। ये शहर पाकिस्तान के सूबे पंजाब में रावलपिंडी के करीब वाक़ है और दुनिया की कदीम तरीन तालीमी और सकाफती मराकज़ में शुमार होता है। अच्छा, टैक्सला जो है ना, मैं आपको बताती चलूँ कि इसका आगाज़ तकरीबन 1000 साल कबल मसीह के आसपास हुआ और ये वादी सिंध की तहजीब के बाद एक बड़ा मरकज़ बना। मगर इसकी जो शोहरत है ख़ास तौर पर बुद्ध मत के उरूज के दौर में शुरू हुई, जब ये गंधारा आर्ट का अपना नाम सुना होगा, जब ये गंधारा तहजीब का हिस्सा था और गंधारा तहजीब ने बुद्ध मत की तालीमात को तरक्की दी और यहाँ कई मशहूर बुद्ध मत की खानकाहें, मंदिर और यूनिवर्सिटीज़ कायम की गई। यानी कि यूनिवर्सिटी का जो क़याम है ना वो इस वक्त नहीं क़ब्ल मसीह से चला आ रहा है। और टैक्सला को कदीम दौर में तालीम का शहर समझा जाता था, जहाँ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से शागिर्द आकर फ़लसफ़ा, बुद्ध मत, तिब, फ़नून लतीफ़ा और साइंस की तालीम हासिल करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, जबकि यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उसको ज़माने का हार्वर्ड कहा जाता था। यहाँ के खंडरात अभी हम आपको दिखाते हैं, तस्वीर भी दिखाते हैं। यहाँ के खंडरात में कई अहम इमारत, खानकाहें और मौर्य बादशाह अशोक के दौर की यादगारें भी मिलेंगी। अशोक ने बुद्ध मत को फरोग दिया था, जबकि टैक्सला में बुद्ध मत की तालीमात को परवान भी चढ़ाया था। टैक्सला पर यूनानी, ईरानी, मौर्य और बाद में हिंदू कश बादशाहों का जो है वो गलबा रहा, जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ सकाफतों का मरकज़ भी बना। बिल्कुल, टैक्सला की तारीख की बात की जाए तो पता चलता है कि ये इलाका मजहबी, तालीमी और सकाफती लिहाज से जनूबी एशिया की तारीख में एक नुमाया मुकाम रखता है और आज भी यहाँ आसार कदीमा की सूरत में इसकी असमत बाकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो हम बात करते हैं और टैक्सला की जनूबी एशिया की तारीख में जो कि नुमाया मुकाम रखता है। बिल्कुल, इस पर एक रिपोर्ट बनी है, उसको भी जरा सा उस पर भी नजर डालते हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे तारीखी शहर की तरफ जो इल्म, सकाफत और तहजीब की रोशन मिसाल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वाक़े टैक्सला की। टैक्सला की तारीख बहुत कदीम और दिलचस्प है। ये शहर पाकिस्तान के सूबे पंजाब में रावलपिंडी के करीब वाक़ है और दुनिया के कदीम तरीन तालीमी और सकाफती मराकज़ में शुमार होता है।
टेक्सला का आगाज तकरीबन 1000 कबल मसीह के आसपास हुआ और ये वादी सिंध की तहजीब के बाद एक बड़ा मरकज बना, मगर इसकी शोहरत खास तौर पर बुद्ध मत के उरूज के दौर में हुई जब ये गंधारा तहजीब का हिस्सा था। गंधारा तहजीब ने बुद्ध मत की तालीमात को तरक्की दी और यहाँ कई मशहूर बुद्ध मत के खानकाहें, मंदिर और यूनिवर्सिटीज कायम की गयी। टेक्सला को कदीम दौर में तालीम का शहर समझा जाता था, जहाँ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में शागिर्द आकर फलसफा, बुद्ध मत, तिब, फनून लतीफा और साइंस की तालीम हासिल करते थे। यहाँ की यूनिवर्सिटी को इस जमाने का हार्वर्ड कहा जाता था। यहाँ के खंडरात में कई अहम इमारतें, खनकाहें और मौर्य बादशाह अशोक के दौर की यादगारें मिली हैं। अशोक ने बुद्ध मत को फरोग दिया और टेक्सला में बुद्ध मत की तालीमात को परवान चढ़ाया। टेक्सला पर यूनानी, ईरानी, मौर्य और बाद में हिंदुकश बादशाहों का गलबा रहा, जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ सकाफतों का मरकज बना। टेक्सला की तारीख से पता चलता है कि ये इलाका मजहबी, तालीमी और सकाफती लिहाज से जनूबी एशिया की तारीख में एक नुमाया मकाम रखता है और आज भी यहाँ आसार कदीमा की सूरत में उसकी अजमत बाकी है। ये था टेक्सला, सूबे पंजाब का खूबसूरत शहर जिसकी बड़ी कदीम तारीख थी। और इसी तरह रोजाना आपको हम ज़रा जो जेनजी है ना, ये जेनजी बड़ी खूबसूरत मैं समझता हूँ कि जनरेशन है और इस जनरेशन को हमने भी पढ़ाना है। और इस मॉर्निंग स्पॉट के अंदर अब आपको दुनिया की जितनी तारीखें है ना, तवारीख, वो सब बताएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद एक चीज और बताने जा रहे हैं कि रिसाइकलिंग कैसे होती है। टूटी फूटी कचरा नुमा चीज है जो आपको लगता है कि घर में बर्बाद पड़ी है और आप वो टीन डब्बे वाले को बेचते हैं, उनसे चीजें बना रहे हैं लोग। क्या क्या बना रहे हैं, ये आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे। स्टे विद अस।